नमस्कार, सुप्रभात। बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में बिहार के तमाम बड़ी और अहम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत दिल्ली के रोहिणी इलाके से लगी आग की खबर से करते हैं, जहां शाहबाद इलाके में देर रात भीषण आग लगी और आग को काबू करने के लिए दमकल की 20 गाड़ियों को मौके पर पहुंचना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। अच्छी बात यह कि अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। कैजुअलिटी कोई नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में रिपोर्टेड था कि अभी 3-4 बच्चे जो हैं छोटे वो क्या नाम है अभी अंडर कंट्रोल हमने दे दिया है, लेकिन अभी इसमें कूलिंग टाइम अभी लगेगा टाइम, क्योंकि एरिया हमारी तकरीबन 20 गाड़ियाँ इसमें काम कर रही हैं और नैरो स्ट्रीट है, इसमें गाड़ियाँ फंसी हुई सारी, अंदर आने जाने का रास्ता थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है। इधर नालंदा के मानपुर थाना क्षेत्र में एक झोपड़ी में भी आग लगे और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इसे झोपड़ी में रखे सभी सामान जलकर खाक हो गए। हादसे के वक्त घर में लोग सो रहे थे, लेकिन जानकारी मिलते ही वो भाग निकले। बताया जा रहा है कि आग किसने लगाया पता नहीं चल पाया है, लेकिन ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। बिहार में आज से संपूर्ण लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। यह लॉकडाउन 31 जुलाई तक चलेगा। कोरोना से बढ़ते मरीजों की संख्या को देखकर यह फैसला लिया गया है। बिहार में कोरोना विस्फोट के कारण आज से पूरे राज्य में लॉकडाउन लगा दिया गया है। आज से 31 जुलाई तक राज्य भर में लॉकडाउन की पाबंदियां लागू रहेंगी। आइए आपको बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान क्या बंद है और क्या खुले रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि क्या बंद रहेंगे। भारत और बिहार सरकार के दफ्तर, सरकार के स्वायत्त और अधीनस्थ दफ्तर, पब्लिक कॉरपोरेशन, कमर्शियल और प्राइवेट प्रतिष्ठान, सभी प्रकार की परिवहन सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, रिसर्च संस्थान, सार्वजनिक और धार्मिक स्थल, खेल, मनोरंजन पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। हालांकि लॉकडाउन के दौरान कई आवश्यक सेवाओं को छूट भी मिली है। इनमें रक्षा, पुलिस, होमगार्ड, अग्नि और आपात सेवाएं शामिल हैं। लॉकडाउन में अस्पताल, मेडिकल शॉप, नर्सिंग होम, राशन, सब्जी और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। बैंक, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, दूरसंचार, ऊर्जा उत्पादन, रेल और हवाई सेवा को भी लॉकडाउन में छूट मिलेगी। टैक्सी, रिक्शा के अलावा कंस्ट्रक्शन और कृषि कार्यों को भी लॉकडाउन से अलग रखा गया है। फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क के संबंध में पहले से ही निर्देश हैं। मास्क पर हम लोग जो है फाइन भी कर रहे हैं। उस अभियान को और तेजी लाई जाएगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो है सबसे इफेक्टिव टूल अभी मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन, ये जो है ये 3 चीज़ें हैं जो कि अभी कारगर साबित हो रही हैं। नियमों को सख्ती से लागू कराने की पूरी जिम्मेदारी पुलिस को दी गई है। साथ ही लोगों से वायरस से बचने के लिए सख्ती से नियमों को मानने की अपील भी की गई है। उम्मीद है लॉकडाउन से राज्य में संक्रमितों की संख्या में कमी जरूर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर बिहार में कोरोना संकट के बीच चुनाव की बात पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सत्ताधारी दल के नेता चुनाव आयोग के नाम पर इसे टाल रहे हैं। बिहार बीजेपी के 75 नेताओं के कोरोना संक्रमित होने के बाद अब बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी कोरोना के नाम से सहम गए हैं। वर्चुअल रैली और बैठकों के बीच संक्रमित होने से और भी खौफ का माहौल है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां चुनाव टालने की मांग कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने सत्ता पक्ष पर चुनाव के नाम पर संकट फैलाने का आरोप तक लगा दिया है। हमने तो पहले कहा कि भाई जिंदगी के साथ जान है तो जहां है, और आप क्या चाहते हो कि बूथ से सीधे शमशान चला जाए? तो लाशों के ढेर पे चुनाव नहीं होना चाहिए। लोगों की जान और माल की हिफाजत कैसे की जाए, ये हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए।
लेकिन पता नहीं जेडीयू बीजेपी के लोग इन चीज़ों को क्यों नहीं समझ रहे हैं। उन्हें तो लगता है बस लोग मरे तो मरे, चुनाव करा लिया जाए। मैं समझता हूँ ऐसे माहौल में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करना, जनसंपर्क करना बहुत टेढ़ी खीर है और चुनाव आयोग को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। बीजेपी के साथ घटना घटी है तो बीजेपी के नेता डिफेंसिव मोड में है, लेकिन आरजेडी पर पलटवार करने से नहीं चूक रहे। वहीं जेडीयू का कहना है अभी वर्चुअल प्लेटफॉर्म ही तैयारियों का जरिया है, अंतिम फैसला तो चुनाव आयोग को करना है। हमने तो कोई भी काम वर्चुअल मोड में किया और फिर भाजपा के सभी नेताओं ने वॉलंटियर करके अपनी जांच करवाई, ताकि अनजाने में भी पब्लिक को हम कोरोना स्प्रेड न करें। लेकिन आरजेडी के लोग जिस तरीके से सार्वजनिक तौर पर कोरोना स्प्रेड कर रहे हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे दूसरों को अपने गिरेबान में झांके बिना दूसरों को पत्थर फेंक रहे हैं। अगर हम लोग अपनी तैयारी वीडियो प्लेटफॉर्म पर, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जारी रखें तो शायद वो ज़्यादा बेहतर तरीका होगा ये सतर्क और सहज बने रहने के लिए। वैसे इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस आएंगे तो उसके हिसाब से अगर कोई बदलाव करने की जरूरत होगी तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी करेगी। कोरोना महामारी के बीच चुनाव नेताओं के लिए भी संकट की बात है। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों ने बीच का रास्ता टेक्नोलॉजी के तहत निकालने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन उस पर भी कोरोना का साया ऐसा मंडराया कि सब कुछ ठप हो गया। ऐसे में देखना यह है कि चुनाव की स्थिति आखिर क्या होती है। ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना। कुछ दिनों से चिराग पासवान बिहार सरकार और नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहे। यहां तक कि कई मुद्दों पर चिराग जो बोलते हैं उसका तेजस्वी यादव समर्थन करते हैं। सवाल है कि क्या राजनीतिक इन दो युवराजों के बीच कोई खिचड़ी पक रही है? देखिए, चिराग पासवान जी और श्री तेजस्वी यादव जी दोनों युवा हैं। इनकी जो सोच है, नई सोच और नई जोश के साथ ये राजनीति कर रहे हैं, बिहार को बदलना चाह रहे हैं। सुना आपने एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान के लिए आरजेडी नेता के मुंह से झड़ते मीठे बोल। एक कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आरजेडी आजकल चिराग पासवान को ऐसा ही दोस्त मानकर चल रही है। दरअसल हाल के दिनों में तेजस्वी जब भी नीतीश कुमार पर कोई हमला करते हैं तो पीछे पीछे चिराग भी उसे दोहरा देते हैं। पिछले कुछ दिन में चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर जिस तरह से एक पर एक हमले किए, उसे गाहे बगाहे तेजस्वी ने स्वीकार किया। चिराग ने कोरोना त्रासदी के बीच चुनाव टालने की बात कही तो आरजेडी ने भी खुलकर चिराग की प्रशंसा कर दी। सवाल है कि क्या ये महज संयोग भर है या अंदर ही अंदर पक रही है सियासी खिचड़ी? फिलहाल चिराग खेमा खुलकर इस सच्चाई को कबूलने को तैयार नहीं। हाँ, तैयारी का दावा जरूर किया जा रहा है। सब ऐसा कोई बात नहीं है। हम अपना पार्टी की, चिराग पासवान जी के अपना एक आइडियोलॉजी है और उनका अपना आइडियोलॉजी है। अब कल क्या होगा इसमें हम नहीं बताएंगे, लेकिन आज हमारे नेता बिहार की जो समस्या है उसको लेकर के आगे चल रहे हैं। आरजेडी को पता है कि चिराग और तेजस्वी का एक मंच पर आना आसान नहीं, लेकिन नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए चिराग को करीब रखना बहुत जरूरी है। शायद यही कारण है कि आरजेडी माहौल बनाने में लगी है। दूसरी तरफ अंदर खाने खबर यह है कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह, जो कभी लालू के बेहद करीबी भी रहे हैं, वो इन दोनों युवराजों को एक साथ लाने में पूरी ताकत लगाए हुए हैं। लगातार चिराग पासवान जी नीतीश कुमार जी के कामों की आलोचना कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कामों से वो सहमत नहीं है। अगर नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के कामों से वो सहमत नहीं है तो ब्लैकमेलिंग क्यों कर रहे हैं? गुड़ खाते हैं, गुलगुला से परहेज क्यों करते हैं? वो एनडीए से अलग क्यों नहीं होते? जाहिर सी बात है, इस समय तेजस्वी और चिराग दोनों के निशाने पर नीतीश हैं। वैसे जेडीयू नेताओं का कहना है कि किसी के कुछ बोलने से नहीं होता। बिहार की जनता नीतीश कुमार के विकास के साथ है। देखिए, कौन क्या कहता है ये बहुत मायने नहीं रखता है। जनता जीवन में जो बदलाव बिहार में हुआ है उसको देख रही है और महसूस कर रही है। अब दोनों नेताओं के बीच अंदर खाने कोई खिचड़ी पक रही है, ये तो वक्त बताएगा।
लेकिन इस बात की आशंका जरूर जताई जा रही है कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए इन दोनों के बीच जरूर कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर आ रही है बाढ़ से जुड़ी हुई। बाढ़ संकट के बीच एक राहत की खबर आ रही है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर जलस्तर में कमी देखी गई है। डिस्चार्ज घटकर 1,52,000 क्यूसेक पहुंच गया है। निचले इलाके से तेजी से पानी निकल रहा है। गंडक नदी से फिलहाल बाढ़ का खतरा टल गया है। उत्तर बिहार में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद बढ़ गई है। देखिए, ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त। एक तरफ बाढ़ का संकट मंडरा रहा था, तो वहीं बाढ़ संकट के बीच एक राहत की खबर आई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर जलस्तर में कमी आई है और डिस्चार्ज जो है वो घटकर 1,52,000 क्यूसेक हो गया है। निचले इलाकों में अब तेजी से पानी निकल रहा है। वहां पानी जमा था, लेकिन अब निकल रहा है पानी, बताया जा रहा है। गंडक नदी से फिलहाल बाढ़ का जो खतरा मंडरा रहा था वो टल गया है। उत्तर बिहार में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। और आइए अब देखते हैं उस पुल की हालत जो पिछले महीने काफी चर्चा में रही, लेकिन इस महीने बाढ़ आते ही अप्रोच पथ ने उसका साथ छोड़ दिया। अब हालत यह है कि पुल पर पहुंचना मुश्किल है, तो वहीं पुल को लेकर सवालों की झड़ी लग गई है। जिस पुल का उद्घाटन बड़े ही तामझाम के साथ हुआ, जिसे जिलों की दूरियों को मिटाने वाला पुल कहा गया, वहां अब पानी पानी है। पहले 30 दिनों के अंदर की दोनों तस्वीरें देख लीजिए। 30 दिनों के अंदर क्या से क्या हुआ ये जान लीजिए। पहली तस्वीर 16 जून 2020 की है, जब इस पुल का उद्घाटन हुआ। वहीं दूसरी तस्वीर 15 जुलाई 2020 की है, जब अप्रोच रोड ध्वस्त हो चुका है। 30 दिनों के अंदर ही गंडक नदी की तेज धार के सामने पुल का अप्रोच रोड ध्वस्त हो गया। अब आलम यह है कि न इधर से उधर जा सकते हैं और न ही इधर से उधर। मतलब ये है कि चंपारण, तिरहुत और सारण समेत कई जिलों का संपर्क अप्रोच पुल के ध्वस्त होने के साथ ही खत्म हो गया, जिसमें शासन प्रशासन को आगाह किया गया था कि अगर आप 24 घंटा या 48 घंटा के अंदर में इस पुल पे कार्य नहीं कराते हैं तो यह पुल ध्वस्त हो सकता है। और यही हुआ। 23 घंटा के अंदर में, मेरे कहने के 23 घंटा के अंदर में यह पुल ध्वस्त हो गया और सारण चंपारण का जो रोड था वह बाधित हो गया। पहले उद्घाटन हो रहा है, पानी का दबाव ज़्यादा होने के कारण ये पुल टूट गया है और लोगों को आने जाने में अब परेशानी हो रही है। वहाँ लिंक ही खत्म हो गया है लाला छपरा जाने के लिए या मुजफ्फरपुर। बता दें कि पिछले महीने यानी 16 जून 2020 को ही 264 करोड़ की लागत से बने इस पुल का सीएम ने खुद उद्घाटन किया था। उम्मीद ये थी कि सालों का इंतजार अब किलोमीटर में सिमटकर लोगों की मुसीबतों को कम कर देगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पुल टूटने के बाद अब इस पर सियासत की शुरुआत हो गई है। बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने विधानसभा में मुद्दा उठाने की बात की तो आरजेडी ने उच्च स्तरीय जांच की बात कही। मैं पूछना चाहता हूं कि कैसा पुल बना कि इसका जोड़ने वाला अप्रोच रोड ध्वस्त हो गया बाढ़ की वजह से, चंपारण को जोड़ने वाला रोड ध्वस्त हो गया बाढ़ के। मैं मांग करता हूं, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पर सीबीआई जांच बैठाया जाए कि किस तरह की मांग क्या है और उन ठेकेदारों पर कार्रवाई हो। सोचने की बात यह है कि जिस 1440 मीटर लंबे सेतु का आधारशिला और उद्घाटन खुद सीएम के हाथों से हुई हो, वहां ऐसी लापरवाही कैसे बरती गई कि पहली बारिश और बाढ़ ने पोल खोल कर रख दी। अप्रोच रोड ध्वस्त होने के बाद अब कई सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, क्या मानकों की अनदेखी कर निर्माण हुआ, क्या बाढ़ की आशंका से अनजान थे बनाने वाले। महासेतु पर आवागमन ठप होने से जर्जर हो चुके डुमरिया घाट ब्रिज पर अब फिर लोड बढ़ेगा। ऐसे में जरूरत है इसे जल्द से जल्द दुरुस्त करने की, जिससे समस्याओं के निजात मिल सके। गोपालगंज से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ मुकेश कुमार की रिपोर्ट। बाढ़ में फसल डूबने के साथ साथ किसानों की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। रक्सौल के किसान जलकुंभी की समस्या से परेशान हैं। उनके खेतों में जलकुंभी भर गया तो खेतों को नुकसान पहुंचा रहा है। किसानों का कहना है कि पानी जल्द निकलने के बाद धान बचने की उम्मीद है, लेकिन अगर जलकुंभी नहीं निकली तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। गड्ढा उड्ढा में होता है, फिर जब बाढ़ का समय आता है
तो उससे पलायन करके मैंने निकल जाता है और जगह जगह पर खेतों में फैल जाता है। इससे किसानों की खेती में बहुत बड़ी समस्या होती है। वर्तमान में तो है, अगर ये जलकुंभी समय से हटाया नहीं गया तो ये बहुत बड़ी समस्या आगे भी भविष्य में उत्पन्न हो जाए। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो व्यवस्थाओं पर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। खबर सुपौल नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 की है, जहां एक डॉक्टर ड्यूटी पर जाने के लिए ठेले पर सवार है। ठेले को उन्होंने अपनी सवारी बनाई और मरीज को देखने के लिए पानी में ठेले के सहारे जा रहे हैं। डॉक्टर का नाम अमरेंद्र कुमार है और उनकी ड्यूटी कोविड केयर सेंटर में लगाई गई। दरअसल सुपौल के वार्ड नंबर 12 स्थित पब्लिक रेस्ट हाउस को ही कोविड सेंटर बनाया गया, लेकिन यहां सेंटर की स्थिति काफी दयनीय है। कई दिनों की बारिश के बाद परिसर में घुटने भर पानी भर गया है, जिससे यहां तक पहुंचना काफी मुश्किल हो गया। अब कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी लगी है तो डॉक्टर को आना ही है और इसके लिए उन्होंने ठेले का सहारा लिया। डॉक्टर का कहना है कि सेंटर में फिलहाल 2 मरीज है, लेकिन उनकी इलाज के लिए वहां पहुंचना बेहद जरूरी है। हालांकि यहां की व्यवस्थाओं को देखकर यही कहा जा सकता है कि ऐसी व्यवस्थाओं से कोरोना पर लगाम लगाना काफी मुश्किल होगा। कितने अभी मरीज हैं? अभी 2 मरीज। यह तो पानी से भरा हुआ है। हाँ, फर्स्ट फ्लोर पर रहता है ऊपर, और नीचे हम लोग ठेला से आते हैं जाते हैं। जितने काम है सब ठेला से आना है जाना है। एनएम भी जाती है, वहाँ रहती है, ठेला से पहुँचाया जाता है, फिर एनएम का टाइम होता है तो उसको वहाँ से लाया जाता है ठेले से। ठेले से। आप कहाँ पोस्टेड है? निर्मली। कहते हैं मुश्किल जब हर तरफ से घेर ले तो सोच से ही सफलता के रास्ते निकल आते हैं। गया के वजीरगंज इलाके के लोगों की भी यही कहानी है। उन्होंने अपनी कोशिशों से नई मिसाल कायम की है। 81 फीट लंबे और 8 फीट चौड़े इस पुल का निर्माण न सिस्टम ने कराया और न ही सरकार के किसी प्रतिनिधि ने। इसका निर्माण वीरगंज विधानसभा क्षेत्र की अमेठी पंचायत के लोगों ने अपनी कोशिशों से कराया है। उन्होंने चंदा जमाकर पुल को बनवाया है। इसके बनने से इलाके के आधा दर्जन गांव के लोगों की समस्या दूर हो गई है। इसके लिए हम लोग मुखिया जी के पास में गए तो मुखिया जी बोले ठीक है, कुछ पैसा हम भी लगाएंगे, कुछ आप लोग गांव के सहयोग कीजिए। तो हम लोग गांव में बैठ करके मीटिंग किया, तो गांव के आदमी लोग सब मीटिंग करके हम लोग तहसील करके फिर हम लोग निर्माण किया पुल का। किसी चीज़ का आने जाने का साधन नहीं था। हम लोग पूरा चंदा करके दुख तकलीफ में लॉकडाउन में हम लोग बहुत कष्ट किए, हम लोग इसको बनवाए। दरअसल यहाँ पुल नहीं होने के कारण नदी पार करना खतरनाक था और हर साल कई लोगों की डूबकर मौत हो जाती थी, जिसके बाद लोगों ने इससे मुक्ति के लिए मन में ठान लिया। लोगों ने अपनी कोशिशों से 3.5 लाख में ही बनवा डाला। वहीं पुल बन जाने के बाद विधायक भी आश्वासन दे रहे हैं। मूल बात है कि अगर ये पुल सरकार के द्वारा बनाया जाती तो इसका एस्टिमेट कम से कम 20 लाख रुपया या उससे ऊपर भी हो सकता था, लेकिन मात्र मैंने 3.5 लाख रुपया में इस पुल का निर्माण करवाया है। लोगों का सहयोग मिला है। डिमांड 200% से नीचे। मेरे जैसा जनप्रतिनिधि उसके लिए प्रयास किया है, प्रयास करेंगे, प्रयास कर रहे हैं और हम समझते हैं कि बहुत जल्दी उसमें हम सफलता पा जाएंगे। ग्रामीणों की ये कोशिश वाकई सराहनीय है, जिसकी प्रशंसा प्रशासन के लोग भी कर रहे हैं। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। बाढ़ के कहर से आधा बिहार बेहाल है तो औरंगाबाद के किसान सूखे से परेशान है। सोन नहर प्रणाली को छोड़कर जिले के किसी भी नहर में पानी नहीं है। किसानों को अब चिंता सता रही कि अगर आने वाले दिनों में बारिश नहीं हुई तो उनकी धान की खेती बर्बाद हो जाएगी। पानी अभी तक नहीं छोड़ा गया है। बिचड़ा पटाई जरूरी है इस वक्त, और यदि पानी आ जाता तो हम लोग फार्म पे हर चढ़ाते और उसके कारण बहुत ही दिक्कत हो रहा है नहर में पानी नहीं आने के कारण। तो बताया गया था कि झारखंड में 4 ब्रिज पे काम चल रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा डाइवर्जन किया था, पानी को थोड़ा विलम्ब से स्टार्ट किया गया है, लेकिन वो डाइवर्जन हट गया है, सारी समस्या दूर हो गई है। दरभंगा के ज्योति पासवान की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बुधवार को ज्योति पासवान को न्याय दिलाने के नाम पर भीम आर्मी के लोगों ने सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण भी प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने दरभंगा के आईजी से मिलकर एक ज्ञापन उन्हें सौंपा और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। आपको बता दें कि पथोर थाना इलाके में 1 जुलाई को ज्योति पासवान का शव मिला था।
मामले में मुख्य आरोपी अर्जुन मिश्रा फरार है, तो वहीं 2 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्योति की मौत करंट लगने से होने की बात सामने आई थी। ये गंगा बहन वाला जो मामला है उसके बाद ही मैं आपको बता देता हूँ कि रोज रिपोर्टें बदली जाती हैं। पैसे के दम पे यहाँ नेता खरीदे जाते हैं, प्रशासन खरीदा जाता है, जज खरीद ले जाते हैं। तो अगर रिपोर्ट बदल जाए कोई बड़ा मामला नहीं है। और रिपोर्ट की अभी जो है वीडियोग्राफी भी होगी, हम उसकी जांच कराएंगे। हम खुद एडवोकेट हैं और फिर महिला आयोग से लेकर सब जगह संज्ञान करवाएंगे अगर प्रशासन के लोगों से बचाना चाहेंगे। औरंगाबाद के श्वेताब सीबीएसई के 10वीं की परीक्षा में जिले भर में टॉपर बने हैं। श्वेताब को 99.6% अंक मिले हैं। जिला टॉपर बनने से परिवार में खुशी का माहौल है। श्वेताब ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और अपने शिक्षकों को दी है। उनकी इच्छा है कि वो आईआईटी करे और बाद में सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करे। आखिरी के महीनों में सिलेबस लगभग दिसंबर तक कंप्लीट हो जाता है, तो आखिरी के महीनों में जितना ज़्यादा सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर सके उतना करने। क्या बनने की आगे आईआईटी करना है, फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। 3 बच्चे मेरे एमबीबीएस कर लिए हैं, एक बेटी मेरी आईआईटी की और एक छोटा बेटा जिससे उम्मीद नहीं थी कि था 95-96% नंबर लाएगा, लेकिन उन्होंने उससे अच्छा नंबर 99% लाया और परिवार का और हम लोगों का नाम रोशन किया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।